अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं एसएम शाकिर। आज का जो ये एक इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मुनफरिद है और इसमें वजूहात यानी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तबाही के जो वजूहात हैं वो हम इनसे पूछेंगे। हमारे मेहमान हैं आज, सीनियर फिल्म प्रोड्यूसर हैं और फिल्म तकसीमकार भी रहे हैं। फिर उसमें इसके बाद इन्होंने बहुत सारा रॉ मटेरियल का भी काम किया, जो कुछ हम इनसे खुद पूछेंगे कि जी किस तरह से वो इस फील्ड में आए हैं। और नाम है उनका मतीन बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम मतीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। मतीन साहब, आप का बड़ा गहरा और पुराना ताल्लुक है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप यहीं लाहौर के पैदाइशी हैं या किस शहर से आप यहाँ आए और किस तरह फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े, अपना इब्तदाई करियर के बारे में बताएं। सर, मैं बेसिकली कराची का रहने वाला हूँ और कराची कोरंगी नंबर 6 पे मैं रहता था। और मुख्तार साहब एक हमारे अच्छे दोस्त थे, वो मेरे पड़ोसी थे और बाद में वो बाजी साहब के दामाद बने, वो ससुर बने। तो बाजी से भी दोस्ती हो गई, मुख्तार साहब से दोस्ती हो गई। उस ज़माने में इस टाइम स्टूडियो में जाया करते थे, मुख्तलिफ शूटिंगें देखा करते थे। तो नाशाद साहब की मौसीकी होती थी, वो गाने भी देखते थे, शूटिंग भी देखते थे। वही मेरा सबका स्टार्ट चल रहा था, अरमान, दो राह, ये फिल्में बन रही थी। तो उस ज़माने आना जाना लग रहा, तो वो नाशाद साहब की फैमिली लाहौर शिफ्ट हो गई। अच्छा। तो जब शिफ्ट हुई तो स्टेशन पे सब फैमिली भी बैठी थी, बच्चियाँ, बहन जी बोलते थे नवाज शाह साहब की वाइफ को, वो भी, और वाजिद साहब भी थे। वाजिद साहब स्टेशन से गायब हो गए। अच्छा। उनकी टिकट थी और मुख्तार साहब ने कहा तुम चले जाओ उनको छोड़ने के लिए, मैं आपके घर कह दूंगा कि वो मैंने लाहौर भेज दिया उसको। उस जमाने में शूटिंग कर रहे थे नाशाद साहब कराची में, मोहब्बत बन नहीं सकती की, उसका यूनिट गया था कराची, उसकी शूटिंग चल रही थी। वो शूटिंग एंड हुई तो सारी फैमिली लाहौर आ रही थी। इस तरह से उनके टिकट पे मैं लाहौर आ गया, ये एक मुद्दा था। और फिर उसके बाद आप फिर यही उसके बाद ये कि मैं असल में उससे पहले तो 71 की जंग चल रही थी, मैं ढाका में आदमजी कंपनी में टेलीफोन ऑपरेटर सेलेक्ट हो गया था। अच्छा। अब एक महीने बाद मैंने वहाँ जाना था, एक महीने पहले लाहौर के, मैंने कहा एक चक्कर लगा लूँ, घूम फिर लूँगा तसल्ली। तो वहाँ पे बारिश शुरू हो गई और मैं यहीं का होकर रह गया। फिर नाशाद साहब ने सपोर्ट करी, उनके साथ काम करना। यानी आप 71 72 में लाहौर शिफ्ट हो गए और बेसिकली आप कराची से। तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ गए, ये क्या हुआ, ये पहले थोड़ा काम में नाशाद साहब की प्रोडक्शन करता रहा, मोहब्बत बरस सकती की। फिर एक दो पिक्चर और मिलेंगे, अजीजुल हसन थे एक डायरेक्टर, उनकी फिल्म मिल गई, उनकी प्रोडक्शन करता रहा अपने। अच्छा। फिर अजीजुल हसन साहब की कौन सी फिल्म थी? नक्शे कदम थी या नशे मते फिल्म का नाम थी। उसमें मुमताज बेगम भी काम कर रही थी, गुलाम मोहिउद्दीन भी थे, नदीम साहब भी थे। उनकी शूटिंग सारी आउटडोर हुई थी एबटाबाद के अंदर। लेकिन नक्शे कदम में नदीम साहब नहीं थे। नशे मत नदीम साहब थे। नशे मनो की फिल्म का नाम मुझे याद नहीं सकता से। अच्छा। नशे मनो की नक्शे कदम की, उसमें नदीम साहब भी थे, उसमें वही तरह साहब भी थे। अच्छा। और अजीज उल हसन उसके डायरेक्टर थे और मुमताज बेगम उसमें हीरोइन थी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। पर फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि लोग कहते हैं, बताते हैं कि आप मुख्तलिफ हीरोइंस के सेक्रेटरी भी रहे, जिनमें मुमताज जी भी सरफहरिस्त थे। वो फिर मुमताज बेगम को किसी ने कहा कि मुमताज बेगम को एक सेक्रेटरी चाहिए था अपने, जो उनका पैसों का एडमिट का सारा एडजस्टमेंट कर सके। मैं इस काम को जानता नहीं था। उस जमाने में रहता था पक्की टट्टी पे, किराए के मकान में। अच्छा। और 2 महीने का किराया मेरे पे चढ़ा हुआ था। मालिक मकान कहता घर खाली करो, मेरे पास काम नहीं था। मुमताज बेगम लांसर गाड़ी में मेरे घर आई और मुझे वहां से लेके गए। पूरा मोहल्ला देख रहा था कि ये औरत कौन आई है व्हाइट रंग की गाड़ी के अंदर। उन्होंने आके मुझे 1000 रुपये सैलरी दी कि ये 1000 रुपये रखे और मेरे साथ काम करे। मुझे काम भी नहीं आता था। और ये कौन सा सन था? यानी ये तो 80s का दौर होगा। हाँ, ये 80 का दौर था। और उस वक्त 1000 रुपये बहुत बड़ी बात थी। तो बालो वक्त उस साथ काम करते रहे, सिलसिला चलता रहा। तो उनके साथ 2 लोग और काम करते थे जिनको हम बोलते थे नैला दैला। एक हनीफ था, एक शहबाज था। जी, हनीफ कराची वाले? नहीं, हनीफ हेडर सर था उनका। अच्छा अच्छा। शहबाज के साथ काम करता था। इन दोनों की कोशिश होती थी शूटिंग ना हो और मेरी कोशिश होती थी शूटिंग हो। तो उस वक्त वो फिल्म मेरे ख्याल में शायद परस्तिश का आप कह रहे हैं। हाँ, परस्तिश फिल्म थी। अच्छा। उसका एक गाना बड़ा मशहूर था, मुझे ले चल यहाँ से कहीं दूर वादियों में जहाँ खुशबू हो। हाँ, उसमें नदीम साहब और मुमताज जी, मुमताज बेगम इसमें रोती है। जी जी जी। तो मैं फटाफट शूटिंग करने के लिए। अच्छा अच्छा। तो मुमताज बेगम मुझे देखा हुआ था। उसके बाद फिर जब इनके पास काम करने के लिए आ गया, सेक्रेटरी बन गया इनका, और काफी मुझे उन्होंने सपोर्ट किया, सिखाया, मुझे बताया किस तरह काम करते हैं। मुमताज बेगम के साथ कितना टाइम आपने काम किया? मुमताज बेगम के साथ तकरीबन कोई 10 साल मैंने गुजारे उनके साथ।
अच्छा, तो उस दौर में कौन कौन सी फिल्में थी जिसकी शूट पे आप उस साथ दौर में रहे? तो मैं 2-3 वाक़या सुना सकता हूँ कि एक प्रोड्यूसर ने मेरे साथ बदतमीजी करी। एक प्रोड्यूसर ने, उनका नाम चौधरी करके था। तो चौधरी अजमल तो नहीं थे? नहीं, वो जो टुंडाचम चौधरी थे कुछ थे। अच्छा, कोई और हाँ, चौधरी। तो चौधरी साहब बोलते थे उनको। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी डेटो के मामले के अंदर। सही। तो मैंने तो मुमताज़ बेगम को नहीं बताया। वो नैले दुर्रा ने मुमताज़ बेगम को बता दिया। अच्छा, मुमताज़ बेगम ने कहा मैं तेरी शूटिंग नहीं करूंगी। तूने अच्छा। मेरे बंदे की बेइज्जती नहीं की, मेरी बेइज्जती की है। अब वो यानी मुमताज बेगम अपने बंदे को इतना सपोर्ट करती इतना थी, सपोर्ट देती थी। उन्होंने करती कहा ये तुमने उसको साथ बदतमीजी, कहने डेट उसने देनी थी ना, तो कोई मसला होगा तो डेट उसने रुकी ना। नहीं थी डेट, तो नहीं दी उसने डेट। ये तो नहीं है कि आपकी डेट थी काट के किसी और को दे दी उसने। सही। मैं इस तरह बर्दाश्त नहीं, तुमने शूटिंग नहीं की। उन्होंने, फिर उसने मुझसे माफी मांगी और उसने 500 रुपये मुझे इनाम दिया उस प्रोड्यूसर ने, और ये कहा कि मैं माफी चाहता हूँ। फिर मुमताज बेगम उसकी शूटिंग करी। तो और कोई इसी तरह एक फिल्म और थी मुमताज बेगम की, क्या नाम है, 1 2 3 करके नाम था। अजीज जहांगीर की पिक्चर थी वो। अच्छा, अजीज जहांगीर की। अजीज जहांगीरी, जी जी। मुमताज बेगम सारा पंजाबी उर्दू थी? उर्दू पिक्चर थी। उर्दू। वो पिक्चर पूरी उन्होंने कंप्लीट कर ली और मुमताज बेगम को पेमेंट नहीं करी। वो खुदा का करना होता है। देखो जो मेहनती होते हैं, और ये बहुत मेहनती थी, इसने बड़ी मेहनत की, बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी गरीब परिवार औरत थी, बड़ा ख्याल रखती थी अपने नौकरों का, खाने पीने का। वो नेगेटिव लेबोरेटरी में खराब हो गया। अब वो प्रोड्यूसर कहने लगा तो वो गाना बड़ा टॉप का था गाना, मुमताज बेगम पिक्चराइज था। मुमताज बेगम अब तुम चुप रहो, मैं खुद निपट लूंगी इससे। सही। उसने ये चक्कर दिया कि एक पिक्चर नई और शुरू करी, उसका एडवांस लेके गया, मिठाई लेके गया उनके घर। अजीज जहांगीरी साहब की बात हो और उसने उसके उनको पैसे भी दिए, वही बाकी थे, और नई फिल्म का एडवांस भी दिया। रही। तो ये ऐसे ऐसे कारनामे इंडस्ट्री के होते रहे, क्योंकि इंडस्ट्री में मेरा जितना अरसा गुजारा एक्टरों के साथ और लोगों के साथ, जो फाइनेंसर आता था उसके 70 तक तो लोग ही बड़ी इज्जत करते थे। तो सारा काम उधार होता था और कोई किसी का पैसा मारता बोलता नहीं था। उसके 80 के बाद जो लोग आया, बेईमानियां, हेरा फेरियां। अच्छा, 70 तक जो आप कह रहे हैं, तो ये मैं अभी 80 के बाद का आपसे पूछूंगा। 70s के दौर में जैसे एस सुलेमान साहब थे, हसन तारिक साहब थे, एस सुलेमान साहब का काम किया। एस सुलेमान साहब डायरेक्टर थे और संगीता बेगम की एक पिक्चर की वो डायरेक्शन कर रहे थे। ठीक है, उसमें सैयद नूर साहब असिस्टेंट थे, 3रे नंबर के। इसाक नंबर था 4थे नंबर का। जवाद फाजिल थे 1st नंबर के। ये सारे उनके असिस्टेंट डायरेक्टर। जी जी। और उस जमाने में 12 रुपए कन्वेंस मिलता था। एस सुलेमान साहब अपने प्रोड्यूसर के साथ कैसे होते थे? बहुत अच्छे काम करते थे। प्रोड्यूसर की कोशिश करते थे कि उसके पास उसके पैसे उसको बचें, उसको नुकसान ना हो। बड़ी कोशिश करते। अच्छा, पुराने जो लोग इंडिया से माइग्रेट करके आए थे, लोग कहते ये हैं कि वो बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स थे, उनकी कोशिश यही होती थी कि वो बड़े प्रोफेशनल होते थे कि हमारे प्रोड्यूसर जिंदा रहे। ये ऐसा था। प्रोड्यूसर जिंदा होगा तो इंडस्ट्री चलेगी ना। इंडस्ट्री अब क्यों चलेगी? फाइनेंसर को लेके नहीं आ रहा। जो फाइनेंस लेके ये सिलसिला प्रोड्यूसर को कंगाल करने वाला ये कहाँ से शुरू हुआ? ये सर 80 से शुरू हो गया। 80 से जब फिल्में बनने लगी, पंजाबी उर्दू फिल्में हो गई कम और पंजाबी बनी हुई शुरू ज्यादा। क्योंकि कराची की पहले मार्केट थी कि पंजाबी फिल्म वहाँ कम लगती थी, उर्दू ज्यादा लगती थी। और उर्दू फिल्में यहाँ कम बनती थी, यहाँ पंजाबी ज्यादा बनती थी। ठीक है, फिर जब पंजाबी फिल्में बनने शुरू हो गई तो वो उर्दू का मार्केट गिरी। तो फिर कई एक्टरों ने, जो हमारे उर्दू के एक्टर थे, जैसे मोहम्मद अली हैं, वहीद बराद हैं, नदीम, इनको भी पंजाबी फिल्मों में काम करना पड़ा अपने स्टैंड करने के लिए। तो वो कौन लोग थे, यानी डायरेक्टर्स कौन थे जो 80s के बाद जिन्होंने इस तरह से काम शुरू कर दिया कि प्रोड्यूसर्स का गला घोटना शुरू किया? ये उस जमाने का डायरेक्टर देख लिया आप, उस जमाने डायरेक्टर देख लिया, बाद के डायरेक्टर कौन था जो उन डायरेक्टर के असिस्टेंट थे? नहीं, फिर भी आपको नाम ले लें ना, अब तो इस दुनिया में नहीं है ना। बोलो, यहाँ काम कर रहे हैं, मैं नाम लूंगा, वो कहेंगे हमारी मुखालफत कर रहे हो तो बैठ के। यानी अभी भी इस वक्त काम कर रहे हैं? करते हैं भाई। अभी मैं एक डायरेक्टर का अपना नाम बताऊं जी। एक फिल्म के अंदर, मेरी फिल्म थी अपनी, ये गुजर दा खड़ाक। इसमें साहिबा बेगम ने मुझसे 50,000 रुपए एडवांस लिया था और कोई पैसा लेने देने थे। मैंने गुजर दा खड़ाक आपकी एज ए प्रोड्यूसर फिल्म थी? उसमें उन्होंने मुझसे 50 एडवांस लिया था, बाकी मैंने उनको 3 लाख रुपए एंड पे देना था। ठीक। तो मेरी शूटिंग रोक दी उन्होंने एंड पे, आखिरी गाने के ऊपर आके डायरेक्टर ने। कि पैसे लो। गुजर दा खड़ाक का डायरेक्टर वैसे कौन था? नहीं, वो तो हम गूगल से निकाल लेंगे, लेकिन अगर आप बता दें तो बेहतर है। सूदी भट्ट साहब थे। अच्छा, मसूद भट्ट साहब। सूदी भट्ट साहब को मैंने 20 लाख रुपए देने थे, उन्होंने मेरा काम रोक दिया। पहले 20 का मुझे लेटर दो और साइमा का लेटर दो, फला का लेटर दो, आखिरी शूटिंग, आखिरी गाना चल रहा है। अच्छा, जबकि मसूद भट्ट साहब के बारे में तो कहते हैं कि जी वो बड़ी स्पीड से इसके बाद प्रोड्यूसर को सपोर्ट करते हैं। अगर ये मसूद भट्ट साहब, आप पहला वाकया में, यार ये मसूद भट्ट साहब अगर ये काम नहीं करते तो मैं फिल्म बनाता और मसूद भट्ट साहब मेरे डायरेक्टर होते। अच्छा। ये उनके असिस्टेंट से मेरी बात हुई थी, अब जब मैं पिक्चर शुरू करूंगा आप डायरेक्टर होंगे उसके। इसके भी डायरेक्टर हुई थे ना खड़ाक, ये जो आप बता रहे हैं फिल्म। एक डायरेक्टर ये काम कर रहे थे आराम से। उसमें ये था कि ये करते हैं
एक्टर्स की दोस्ती यारी अच्छी होती है, ये प्रोड्यूसर को खराब प्रोड्यूसर तो धंधा रखो ना। जब प्रोड्यूसर धंधा होगा वो पैसा लगाएगा, उसको असल तो मिल जाएगा, प्रॉफिट नहीं मिलता तो या तो असल भी नहीं मिलता। अच्छा, बाद में तो फिर अब जैसे आप मसूद भट्ट साहब की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त तो उसके बाद फिर या यूनुस मलिक साहब थे, हमारे दाऊद भट्ट साहब थे, इकबाल कश्मीरी साहब थे, परवेज राणा साहब थे, हसन अस्करी साहब थे, ये लोग थे। परवेज राणा साहब अच्छा काम करते थे, मैंने उनके साथ भी काम किया था। उन्होंने जो कमिटमेंट करी वो पूरी करी, पिक्चर बन गई पूरी। तो इस पिक्चर किसकी थी? इनकी थी क्या, नरगिस बेगम की। अच्छा। पिक्चर पूरी कंप्लीट हो गई, एंड पे आई पिंटो की बारी। वहाँ पे लोगों ने, देखो जब पिक्चर बनती है ना, जब प्रोड्यूसर फिल्म बनाने के लिए आता है, जब उनसे बात करता है कि मैंने फिल्म बनाई है डायरेक्टर से, तो ये कहते हैं जी कैमरामैन किसको लेना है, अपनी मर्जी का कैमरामैन ले लिया, एडिटर किसको लेना है, एडिटर कैमरामैन ले लिया, फलाना लैब में जाओ तो फलाना मटेरियल ले लो। अब ये सब लोग जब प्रोड्यूसर को घबराते हैं कि मटेरियल उसका लो, एक्टर उसका लो, फला उसका लो, तो प्रोड्यूसर कहते हैं ये क्या चक्कर चल रहा है। ओ हो, मैं समझा इस बात को। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये एक तरह का इन्होंने माफिया बना दिया था, और डायरेक्टर अपनी मर्जी से चाहता था कि ये लोग हैं, और ये काम क्या पहले हुआ करता था? जब पहले नहीं होता था, पहले नहीं, पहले प्रोड्यूसर की मर्जी की थी, जिसको मर्जी ले वो। ओके, कहानी लेके आए, जिसकी मर्जी ले बनाया, आप डायरेक्शन करें तो पैसा लें आप। अब जब पिक्चर सेट पे जाती है तो कैमरामैन कहता फला नेगेटिव ले लो, मैं नेगेटिव भेजता था, मुझे बड़ी परेशानी होती थी कि ये लो वो लो, बड़ी मुश्किल होता, वो नेगेटिव का मैं भेजता था कि मैं मुलाजिम था कंपनी का, वो नेगेटिव मैंने उनको बेचा। जब नेगेटिव लेबोरेटरी में गया तो उन्हें पॉजिटिव फला लेके आओ, मुझे पैसे दो, मुझे ब्लैकमेल करो। जब फिल्म एडिटिंग टेबल पे आई तो एडिटर बोलता तुमने नेगेटिव गलत ले लिया, तुमने फला चीज गलत ले ली। तो ये एक मारपाई इंडस्ट्री है, ये कंपनी जो थी, कंपनियां तो इनको माल देती थी और पैसे। यानी आप तो ये मटेरियल सप्लाई का भी काम करते थे, यानी कोडेक मैंने पहले एक्वा में काम किया 12 साल, मैंने एक्वा में 12 साल एक्वा में काम किया, 10 साल मैंने कोडेक में काम किया, सही, फिर 8 साल मैंने फिजी में काम किया। तो मैं तो मटेरियल में सप्लाई करता था, मेरा अपना। और ये क्रेडिट पे देते थे इनको आप? क्रेडिट, टोटल क्रेडिट पे, पैसा कोई नहीं लेते थे। और मेरा 8-10 लाख का मेरा बिल बनता था। अच्छा, अब 8-10 लाख का आपको मटेरियल उधार मिल गया, 5-10 लाख के आपको एक्टर उधार मिल गए, पीछे क्या बचा? स्टूडियो उधार मिल गया, 5 लाख के पिक्चर शुरू करी अपने, स्टार्ट दे दिया, फिल्म बिक गई, और फिल्म तो ऐसे बन रही है सब लोग की। तो ये 80 तक की फिल्म ऐसे बनने की। अच्छा, तो मेरी समझ में अब ये बात आ रही है कि आज जो लाहौर के मारूफ प्रोड्यूसर, मारूफ डायरेक्टर्स बेकार बैठे हैं, उसकी शायद वजह यही है कि अब वो वाला सिलसिला नहीं है, उधार वाला। ये जो मैं समझ रहा हूँ, उधार देते नहीं, यानी उस वक्त उधार में फिल्में बनाते थे तो सारे स्पीड में बनाते थे। ओके, फिल्म बनती थी, उसको ईमानदार लोग थे, देखो ना शिवाब साहब ने जितनी पिक्चरें बनाई ना, वो पिक्चर बगैर पैसे के अपने दफ्तर ले जाते थे। यानी फिल्म इंडस्ट्री की तबाही 80s के बाद शुरू हो गई थी, और 80s के बाद बड़ी माजरत के साथ हैदर चौधरी साहब थे, और उसके बाद हसन अस्करी साहब थे, फिर बाद में परवेज राणा साहब थे, मसूद भट्ट साहब थे, इकबाल कश्मीरी साहब थे, दाऊद भट्ट साहब थे, बहुत सारे लोग थे। यानी तो आपका कहने का मकसद ये है कि ये जब फिल्म बनाते थे तो मटेरियल उधार लेते थे टोटल। आप क्योंकि ये गवाह है ना इस बात मैं देता रहा। हाँ, मैंने इंडस्ट्री में काम किया, इतनी फिल्में मैंने बनवाई हैं, इतने लोगों को मैंने उधार मटेरियल दिया है, किसी के पैसे मुझे मिले हैं, किसी के पैसे मुझे नहीं मिले। तो मटेरियल आपके पास से आ गया, ठीक है। मैंने तो ये बात भी सुनी है कि जो सिनेमाओं से एडवांस आ जाता था तो फिर फिल्म में प्रोड्यूसर का क्या लग रहा है, वो तो फिर आप लोगों के पैसे से फिल्म बनाते थे। 2-3 लाख से फिल्म बनती थी उस वक्त, जब फिल्म 2-3 लाख से बनती थी। जब इसमें घपला शुरू हुआ तो मैंने फिल्म इसलिए बनाई, उस तजर्बा करने के लिए कि फिल्म जो बनती है वो कितने पैसों की बनती है। तजर्बा किया कि फिल्म कैसे बनती है, फिर जो बनाया उसमें सारे खांचे मैंने चेक करे, कहाँ खांचा क्या करे। तो आप नहीं समझते कि ये तबाही यहाँ से इसी वजह से तबाही शुरू हुई? बिल्कुल तबाही इसने की कि अब ये जो लोग हैं ये क्यों फाइनेंशियल लेके नहीं आते। ये पुराने डायरेक्टर है ना, इनके नाम है, इनकी फिल्में बिकती है इनकी, ये फाइनेंशियल लेके क्यों नहीं आते। ये फाइनेंस लेके आए, नए एक्टर लेके बनाए फिल्में। अब ये फाइनेंसर का इंतजार करेंगे, फाइनेंसर आएगा, वो पैसे देकर फिल्म बनाएगा, तो लूटने के लिए आएगा वो तो। अब ये फिल्म मेरी थी लाडो, वो फिल्म मैंने पूरी कंप्लीट कराई, सेंसर प्रिंट निकाला उसका, 9.5 लाख 15-10 लाख का मेरा उस पर बिल था। वो डायरेक्टर भर गया, प्रिंटर स्टूडियो से उठा के ले गया। और दूसरी पिक्चर थी भीगे होठ, वो मैंने सेंसर करवाई, कंप्लीट कराई, 14.5 लाख का उसमें मेरा बिल था। भीगे होठ के ऊपर वो भी स्टूडियो को चोरी प्रिंट कर उठा के ले गया, मुझे उसका पैसा भी नहीं मिला। ठीक है। अब एक पिक्चर मेरी पड़ी हुई है, क्या नाम है, दिल दरोग, वो बाहरी स्टूडियो की पिक्चर थी, उसका मेरे पास कोई चीज भी नहीं है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है ना कुछ। उन्होंने सारा सामान सुना उसका तो आपके पास वो सर्टिफिकेट और फिल्म लगी नहीं और चोरी हो सारा सामान स्टूडियो फेंक दिया उठा के उन्होंने। अब ये मुझे कितना लॉस हुआ इंडस्ट्री, मैंने इंडस्ट्री में क्या कमाया क्या खाया। मुझे अल्लाह के ज़ात ने जितना दिया, जितना शुक्र करूँ कम है। और कुछ अच्छे जो लोग थे, जिसमें मुमताज बेगम सारे फहरिस्त हैं, उन्होंने मुझे एक जमाने में बाहरी स्टूडियो का मैनेजर बना दिया। अच्छा। मैं बाहरी स्टूडियो के एक्वा में आने से पहले बाहरी स्टूडियो का मैनेजर था मैं।
ओके ओके। मुझे तनख्वाह मिलती थी 600 रुपये, तो मैं कहा मुमताज बेगम मेरा 600 में गुजारा नहीं होता। उन्होंने कहा 600 तुम स्टूडियो से लो, 1000 तुम मुझसे लिया करो। फिर आप शायद मुल्क छोड़ के कहीं जा रहे थे या चले गए थे, तो फिर वो आपको ज्यादा ऑफर हो गया, आप फिर छोड़ गए थे ना मुमताज जी को बाद में फिर? मुमताज बेगम बाहर चली गई थी ना, अच्छा जब अच्छा मुमताज अच्छा बेगम बाहर चली गई, मैं अपने अकाउंट चला गया। फिर मैं अच्छा, फिर आप फिर एक्वा एक्वा में गए। गया, फिर मैंने एक्वा में 12-13 साल काम किया। फिर उसके बाद कोडक कंपनी आके मैंने कोडक में काम किया। अब वो कोडक के हमारे मालिक थे अताउल्लाह फारूकी, वही जी बड़े जी नियाज इंसान जी थे। जी, उन्होंने इंडस्ट्री को बड़ा बड़ा सपोर्ट सपोर्ट किया है, बड़ी बड़ी सर, फिल्में। उन्होंने इतना सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे आला किया था, तो उन्होंने जिसको भी एक साथ मटेरियल देना है दे दो, फिल्में बननी चाहिए, बस काम होना चाहिए बस। तो मैंने तो सुना है कि अताउल्लाह साहब को भी बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ लोगों को, अताउल्लाह साहब को बड़ा बहुत नुकसान हुआ है। जितनी फिल्में बननी थी 100%, उनकी पेमेंट नहीं मिली उनको। अभी बहुत सारी फिल्में 100% थी जो आधी से ज्यादा बनी हुई थी। अच्छा, कुछ फिल्में आप लोगों ने रिलीज भी की थी शायद, जैसे एक लड़की पंजाबन एक फिल्म थी। लड़की पंजाबन थी, ये इसकी कहानी ये थी, लड़की पंजाबन के एक नाम से होता है कि ये फिल्म पंजाबी है, जी मगर ये कहते हैं फिल्म उर्दू है। ये फिल्म उन्होंने बेच दी थी अताउल्लाह फारूकी साहब को, जी जी जी। ठीक है। ये अब सैयद नूर साहब की ये सैयद नूर फिल्म साहब थी। बेची। अब वो सैयद नूर साहब प्रोड्यूसर थे इसके। प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उसके फिल्म के वो। जी तो अताउल्लाह साहब मुझे ये कहते थे, यार ये लड़की पंजाबन उर्दू है पंजाबी। मैंने कहा नाम तो उसके लगती है पंजाबी, ये लड़की पंजाबन आ गया ना नाम। सही। तो अब ये हमने तो देखी थी फिल्म क्या है। ओके। वो जब पिल लगी, टोटल को लॉस किया, उनको पैसे नहीं मिले, उनको वो बेचारे। नहीं तो ये बात मैं नहीं समझ सका, यानी लड़की पंजाबन जब रिलीज हो रही होगी तो उससे पहले ये तो जहन में आ जाता है ना कि भाई ये उर्दू है पंजाबी है, तो अताउल्लाह साहब को आपको ये नहीं पता था ये नहीं पता लगा उनको कि ये पंजाबी है या उर्दू है? उन्होंने तो ली थी ना कराची के लिए ना। जी जी जी। तो अब कराची में लगा रहे हैं लड़की पंजाब में, तो लोग क्या समझेंगे पंजाबी पिक्चर है, अब चाहे वो उर्दू हो या पंजाबी हो। हाँ। मैंने तो कभी वो पिक्चर देखी नहीं, मगर मुझे फारूक कहते थे, यार तुम कभी स्टूडियो नहीं गए? मैं सर मैं उससे बत्ती शवाब स्टूडियो में, मैंने सर मैं कभी तो देखे नहीं लड़की पंजाबन उर्दू है या पंजाबी। अच्छा, यानी तो वो इसलिए उनको बहुत लॉस वो जो हुआ उन्होंने कराची के लिए, अजी तो टोटल लॉस हुआ। जबकि वो एक खूबसूरत फिल्म, यानी उसके गाने, उसकी पिक्चराइजेशन, उसकी कास्ट बहुत अच्छी थी। काफी थी, सही तो अच्छे राइटर थे, अच्छे डायरेक्टर थे, मगर जब नाम उन्होंने रखा ना लड़की पंजाबन, तो उससे आदमी आवाम क्या समझेगी कि वो कराची में इसलिए फ्लॉप हो गई। तो लाहौर में वो चली थी, पंजाब में, पंजाब में चली थी। ओके ओके। आपने एक्फा के नाम से एक अवार्ड भी शुरू करने का, एक्फा के दरअसल मेरे उस वक्त तैयारियां आपकी चल हमारा रही थी। कंपटीशन था फिजी के साथ। तो उस वक्त फिजी कंपनी का मार्केट में शेयर होता था 30-35% और 60-65% हमारा शेयर होता था। तो हमारे मजीद करीम साहब अल्लाह उनको बाहर के लाइन में जगह दे, बहुत हो गए वो। उन्होंने कहा कि अवार्ड करना चाहता हूँ मैं, तो इसका मुझे कुछ सजेशन दो उसकी। तो एक अवार्ड का प्रोग्राम बनाया, उसमें जितनी फिल्में साल में लगती थी वो चला के चेक करते थे। उसमें कैमरामैन बैठते थे, डायरेक्टर बैठते थे, जो एक्टर बैठते थे, राइटर बैठते थे, वो सजेशन करते थे कि इसकी ये कहानी अच्छी है या इसकी डायरेक्शन अच्छी है, इसकी उस हिसाब से पूरा डेट करके और उसको फिर वो फाइनल कर लिया करके फिर हम अवार्ड करते थे। हमारे लाखों रुपए उस पर खर्च होते थे, हम उसमें गोल्ड दिया करते थे, हीरे दिया करते थे, पैसे दिया करते थे। कितने कितने अवार्ड हुए थे वो, यानी कितने हर साल हुआ? हर साल हमने मेरे ख्याल से 5-6 हमने अवार्ड अपने किए हैं। अच्छा। तो उसके बाद लोगों ने इतराज किया है अवार्ड पे, क्या बोलते आपने उसको अवार्ड दे दिया वो तो गलत था, उसको अवार्ड दे दिया वो गलत था। तो सेठ ने यार मैं पूरे साल तो अवार्ड फिल्म बनाता रहूँ और फिर अवार्ड करता रहूँ, फिर पूरे साल लोगों की तनकीद सुनता रहूँ, ये गलत है भाई, तुम्हारे लोगों ने सिलेक्ट की, जिसको नाम दिया मैंने उसको अवार्ड दे दिया। तो जाहिर है ज्यूरी एक बनाते तो होंगे आप। देखना एक बड़ा अच्छा नाम है कैमरामैन साहब का, क्या नाम है उसका, आसिफ रजा मीर साहब के वालिद साहब है, रजा मीर। जब उनको मैं घर लेने के लिए गया, मैंने कहा सर आपके ये इन्फॉर्मेशन आप आके फिल्म चेक करें। उन्हें ये सारे मेरे शागिर्द हैं जिनकी फिल्म चला रहा हूँ, तो मैं किसको सर्च करूँगा, तो मुझे मदद है। अच्छे गेट बड़े जेंटलमैन खत्म कहते हैं, उनकी एक पर्सनैलिटी लगती है कि कोई शख्स खड़ा हुआ है। तो कह रहे जितने नाम तुम लेके आए हो ये सारे मेरे असिस्टेंट हैं, तो अब इसमें से मैं किसको पास करूं किसको फेल करूं। अच्छा, फिर एक वाकया हुआ था जिसमें वो अरबाज खान साहब ने, हाँ अरबाज खान कोडक में, फिर जब मैं कोडक में काम कर रहा था तो कोडक से वालों ने कहा कि वही अताउल्लाह फारूकी थे उसके मालिक कोडक के, उन्होंने कहा बेटे हमने मुझसे अवार्ड किया था एक्फा के अंदर, तुम कोडक में बड़ी फिल्में बना रहे हो, तुम्हारी तकरीबन 20-25 फिल्में साल की कोडक से निकलती हैं, तो इनको भी अवार्ड मिलना चाहिए, तुम्हारी क्या राय है। मैंने कहा ठीक है जी, इसका अवार्ड निकाल देते हैं इसका। हमने अवार्ड की सिलेक्शन कर दी, अवार्ड बन गए, होटल बुक हो गए। अरबाज की मैंने मीटिंग करा दी सेठ से अपने कि भाई आप खुद मीटिंग कर लो, जो तुम्हारा लेन देन है तुम साफ करो। उन्होंने मुझे कहा कि जी वो ऐसा है कि एक्टरों के इंडिया में पैसे मिलते हैं, तो मुझे पैसा का करवा। मैं सर मैं ये तो नहीं बोल सकता। नहीं, मीटिंग आपने पहले करा दी थी, तो वहाँ ये कोई बातचीत डिसाइड नहीं हुई। फिर हमारा होटल भी कैंसिल हुआ, हमारे वो पैसे भी मारे गए, हमारे अवार्ड भी मारे गए, वो खाना भी मारा गया, हमारा नुकसान हुआ, हमने अवार्ड ही बंद कर दिया। ओहो, यानी अरबाज खान साहब ने आपसे ये कहा कि जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे तय कर रहे हैं, उससे मुझे कहते हैं कि इंडिया में पैसे मिलते हैं,
अच्छा अब अच्छा। इंडिया से आप कंपेयर कर रहे हैं, इंडिया पैसे मिलते हैं, इंडिया में क्या क्या होता है देखा कभी इन्होंने जाके? मैं तो 10 साल जाके देखता रहा हाँ, मैं इस तरफ बात हुआ। अच्छा, ये बात तो मैं कंप्लीट कर लूं, यानी फिर अरबाज खान साहब की वजह से वो फिर अवार्ड नहीं खत्म हुई हुए, बात, खत्म खत्म हो गए। हाँ। और जाहिर है ये एक बड़ा नुकसान है। अब एक पिक्चर सुनो, एक पिक्चर मैंने बनाई पश्तो, उसको संगीता बेगम मैंने डायरेक्टर लिया, लौरिया पिक्चर शुरू करी, उसकी शूटिंग हमने दुबई में करी। अच्छा, ठीक है, ये पहली पिक्चर थी लाहौरिया पेशावरी में ये शाहिद खान वगैरह थे? हाँ ये शाहिद खान। अच्छा। नहीं, इसमें 2 कैरेक्टर थे, तो संगीता बेगम ने कहा ये दोनों कैरेक्टर हैं, अरबाज को हमने बुलाया और फर्स्ट टाइम कंबाइंड काम करने के लिए बुलाया था। अच्छा। एक तरफ अरबाज है, एक तरफ शाहिद खान है। मतलब पहले ये लोग काम एक साथ नहीं अरबाज ने करते ये थे। कह के इनकार कर दिया कि मैं नहीं कर सकता, कि हमारा कुछ खानदानी मतलब, मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता। सही। हमने कहा दोनों कैरेक्टर हैं, दोनों कैरेक्टर में कोई एक कैरेक्टर सेलेक्ट कर लो, ठीक, और पैसे तय कर लो, चैप्टर खुल हो जाएगा। तो उन्होंने फिर देखा, फिर वो शाहिद साहब ने कुछ नहीं किया, अरबाज को फिर लिया, फिर वो काम हमने गाने दुबई में चला किया इसमें। शबनम चौधरी थी उसके अंदर, ये पहली पिक्चर थी जो पश्तो वर्कर दुबई में गाने पिक्चर करके आए, वो पिक्चर वो सुपर हिट हुई। लोगों ने संगीता कैसे बनाएगी, तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर था, वो पश्तो में कन्वर्ट करता था, डायरेक्शन तो संगीता ने करती, और बड़ी अच्छी फिल्म बनाई संगीता पापा ने, बहुत खूबसूरत काम किया। वो उस जमाने शूटिंग वहाँ पे कर रही थी उसकी, क्या नाम उसकी, शेख अकरम की। अच्छा, दुबई में। सही। हम भी यूनिट लेके चले गए अपने, तो उनका भी काम करती थी, हमारा भी काम करती। तो इस तरह की इंडस्ट्री में जो हादसा होते रहते हैं ना, ये इंडस्ट्री को आगे लेकर नहीं जाती, पीछे लेके आते हैं। अच्छा, शेख अकरम साहब का नाम आया तो मुझे याद आया कि कुछ यानी 10-12 लोगों की शेख अकरम साहब ने पैसे की गारंटी भी ली थी कभी आपसे कि भाई इसके मैं दिलवा दूंगा, ये दिलवा दूंगा। अब वो फौत हो गया, उनके लिए क्या कहूँगा। अच्छा, लेकिन देखें इंडस्ट्री में ये चीजें हम कारीन को सिर्फ ये बता रहे हैं कि जी हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री 80s के बाद क्यों तबाही की तरफ जा रही है। तो उसमें जाहिर है, देखें जिन्होंने अच्छा काम किया उनका भी नाम आएगा, जिन्होंने बुरा काम किया उनका नाम आएगा। तो उसमें मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मुझे क्योंकि ये नॉलेज है सारी कि जी किसने क्या किया है, लेकिन हम किसी को हम रुस्वा नहीं कर रहे हैं या कोई, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि वजूहात क्या है। जो लोग फौत हो गए उनके लिए मैं क्या कहूँ, राशिद साहब कराची के, राशिद एंड को, राशिद एंड को मियां राशिद जी मरहूम, उनके दफ्तर की पिक्चर थी, उन्होंने भी पेमेंट करी और वो उम्रा करने चले गए थे, तो शेख अकरम ने गारंटी दी थी ये पेमेंट मैं करूंगा आपको। अच्छा, यानी आपकी फिल्म के या आपकी पेमेंट किए बगैर वो उम्रे पे चले गए थे, तब अल्लाह पाक उनका ये आ गए थे कि पेमेंट मैं करूंगा। इस तरह जगह जगह पे देखे ना, कोई गारंटी दे रहा है, वो पेमेंट नहीं कर रहा। कुछ हक चौधरी बन के आता, मैं जब पिक्चर लगती सारे चौधरी आते हैं कि मैं इसको इस तरह बनाऊंगा, मैं इस तरह लगाऊंगा, भाई बन गई, पैसे तो पिक्चर ले आओ। लेकिन वो यानी जिनकी गारंटी ली थी शेख अकरम साहब ने, वो पैसे नहीं मिले, ना मिले, बंदा तो फौत हो गया ना, वही फौत हो गया, मैं किसके पास जाऊं। अभी मैंने सारा रिकॉर्ड देखा, अगर आप कहते हैं सारा रिकॉर्ड चेक करा था, ये पर्ची पड़ी शेख अकरम साहब। रिकॉर्ड की बात ही नहीं, जब आप ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा ये बातें कर रहे हैं तो जाहिर है आप वो गए। अच्छा, आप पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वाहिद प्रोड्यूसर हैं जो ये सिर्फ इस तहकीक के लिए इंडिया गए, बॉम्बे गए कि ये फ्रॉड क्या वहां होता है, ये जाली काम वहां होता है, ठेके पे काम वहां होता है, उसकी तहकीक के लिए। तो क्या क्या करने गए थे, वो बताए, क्या फर्क पाया इंडिया में और पाकिस्तान में? इंडिया में फर्क होता है, एक तो पढ़े लिखे लोग हैं सारे, नहीं तो ये जाहिल है सारे, इसमें ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना, 80s के बाद वाले सब जाहिल हैं, सारे जाहिल नहीं है। वो पढ़े लिखे लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मैंने इसलिए आपसे कहा कि आपने कहा वहां पढ़े लिखे लोग होते हैं, इसका मतलब है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जाहिल लोग काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा जाहिल लोग हैं, मैं क्या, वहाँ पढ़े लिखे लोग अपने हिसाब से काम करते हैं कि कैसा शेड्यूल बनाना है, कैसे काम करना है, कैसे लेन देन करना है। देखिए, एक वहाँ पे प्रोड्यूसर मैनेजर था, प्रोड्यूसर भी था, वो राजकोली नाम उसका था। उसने कहा जी मैं सारे एक्टरों के पैसे लिख के उसमें खाने के पैसे भी साथ साथ लिख देता हूँ, कि जब होटल में ठहरते हैं कि भाई आपके पैसे इतने हैं, आप होटल में शराब पियो, खाना खाओ, मेरी हड्डी कुछ नहीं है। ये मैंने वहां सीखा। यहाँ के हम होटल में आउटडोर ले आते हैं, यानी इससे बजट कंट्रोल में रहता है। बजट में वो उस जमाने में शूटिंग पे गई थी, क्या नाम है, फौत हो गई वो भी, क्या नाम है उसका, ये श्रीदेवी, वो अपना कुत्ता साथ ले गई थी। अच्छा, उसका टिकट उठेगा, ये मैंने बजट में लिख दिया, कुत्ता आपके समय ये कर रहा हूँ। यानी किस तरह वो चीजों का ख्याल लिखे के साथ, ये बता रहा हूँ, उन्हें हर चीज लिख, यहाँ पे लिख पाई तो नहीं होती ना। हम यहाँ कोई पिक्चर शूट करते हैं, हमारी कोई लिख पढ़ नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, मैं इसलिए आपसे कर रहा हूँ। अच्छा, इंडिया में आप सुना के सलमा आगा साहब की तरफ रहा करते थे? सलमा आगा साहब की यहाँ पे पिक्चर बनती थी, उनका भी मैं सारा एक काम करता था। अच्छा, सलमा आगा साहिबा से आपके यहाँ से ही ताल्लुकात थे? ओके। फिर मुझे अक्सर बुलाते रहती थी कि तुम बम्बई आ जाओ, बम्बई आ जाओ। मैं बम्बई 4-5 उनके हिसाब से 4-5 में गया हूँ। अभी ये लेटेस्ट भी आखिरी पिक्चर थी जावेद रजा साहब की, जी, इसकी मैं लेबोरेटरी में सारा काम करवाने में गया हूँ बम्बई। जी, जावेद रजा, ये वो प्यार किया या कहीं प्यार न करना, कोई इस तरह का ये सारा नेगेटिव में यहाँ से
लाहौर से कराची गया हूँ और कराची से बम्बई गया हूँ। बम्बई के लेबोरेटरी में सारा नेगेटिव प्रेशर डेवलप करवा के फिर सारा पाकिस्तान आया। अच्छा, वो सारा जावेद रजा साहब वाला काम आपने कराया था? लेबोरेटरी का सारा काम, लेबोरेटरी में सारा काम किया। अच्छा। उसके बाद एक पिक्चर बनी जिसके डायरेक्टर थे मेरे ख्याल से जावेद फजील साहब डायरेक्टर थे, और ये क्या नाम है जुबैर साहब के भाई थे इसके प्रोड्यूसर। मैं एक दिन लौट के आऊंगा तो नहीं थी? एक दिन लौट के आऊंगा। मैं एक दिन लौट के इसका नेगेटिव भी सारा उसमें इंडियन आर्टिस्ट भी थे। उसका सारा नेगेटिव भी मैंने यहाँ से बम्बई भेजा है, जिसका मुझे अतौला फारूकी ने अवार्ड दिया था। अच्छा। सारा नेगेटिव वहाँ भेजा, एक्टर के साथ खुद भी लेके गया, और वहाँ पर मैंने कहा कि हम फॉरन है, यहाँ डेवलप करा के वापस लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ नेगेटिव महंगा था, यहाँ नेगेटिव बहुत सस्ता था, बहुत फर्क था पैसों के हिसाब से। तो ये इंडस्ट्री की खिदमत इसलिए करते थे यार, इंडस्ट्री चलती रहे, रोटी जो मेरे अल्लाह ने नसीब लिखी है ना वो मुझे मिलनी है, उसको कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, उसकी फिक्र मत करें, वो अल्लाह ताला दे रहा है आपको, मगर लोगों की खिदमत करें, पैसों से करें, हाथ पैर से करें, जबान से करें, जो आपको अल्लाह ताला ने वसीला असबाब पैदा किए हैं उससे इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं। अच्छा, एक चीज और कि जब बॉलीवुड आप गए हैं, क्योंकि हम सब के खासतौर पर नौजवानों के जहन में बॉलीवुड छाया रहता है और उन्होंने बड़ी तरक्की की है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री 1980 तक इंडिया के बराबर थी, यानी इंडिया की फिल्में पाकिस्तान की फिल्में बराबर थी। उसके बाद ट्रैक ऐसा गया कि वो बहुत आगे चले गए, हम बहुत पीछे। तो ये क्या वजूहत जितनी डबिंग होती है सुबह होती है। अच्छा, 7 से 10 डेट डबिंग की, सुबह सब उड़ जाते हैं, आर्टिस्ट आ जाते हैं, से 10 डबिंग करते हैं। मैं सारे एक्टर डबिंग करते हुए देखा है। यहाँ रात के 12 बजे डबिंग होती है, तो सारा दिन एक्टर बोल तो थक गया, खत्म, वॉइस तो खत्म हो गई उसकी। हाँ, यहाँ तो वो सुना है सारा दिन शूटिंग की माजरत के साथ के शान साहब, मोमी साहब, ये तो सब आते ही 7 बजे के 6 बजे के बाद है डबिंग करने। हाँ। इवन ये नहीं, कराची के भी हमारे जो आर्टिस्ट हैं, आपको राय साहब ने एक प्रोड्यूसर को डेट दे दी रात के 12 बजे, रात के 12 बजे तो शूटिंग रख ले। वो भागा भागा मेरे घर आ गया कि मुझसे राय साहब डेट दे, मुझे मीटर दे दो। अब राय साहब ऐसा भी काम करता है, चलो शूटिंग तो हो जाएगी, मगर डबिंग रात के टाइम की क्या? तो जो रात की डबिंग कर रहा है तो डबिंग में तो जो दिन में एक्टर ने काम किया है उसकी वॉइस तो खत्म हो गई। वहां मैंने ये चीज देखी, डबिंग बस है उनकी अपनी, अगर कोई एक्टर स्टूडियो नहीं आता तो बस पहुंचती है उसके घर। अच्छा, यानी आप एक ये नई चीज मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ है कि इंडिया में ये स्टूडियोज के अलावा डबिंग के लिए बस है, जैसे वैनिटी वैन होती है, इसी तरह से बस है कि अगर आप नहीं आ सकते ठीक है जी, बस खड़ी कर दी, लो जी आप करें इसमें बैठ के। क्या बात है, यानी टाइम की पंक्चुअलिटी जो है उसकी वजह से बॉलीवुड इस वक्त दुनिया पे राज कर रहा है, इंडिया दुनिया पे राज कर रहा है, टाइम की पंक्चुअलिटी। अब देखें ना उनकी मैं आपको एक तरह की बुराई बता दूंगा, आप कहना अच्छा ही बता रहे हैं। पति पत्नी तवाइफ की शूटिंग थी, सलमा का उसमें काम कर रहे थे, ठीक है। 10,000 रुपये उस जमाने में कोठी किराए पे ली थी उन्होंने, प्रोड्यूसर ने, और वो क्या नाम है मतन चौकराती कहीं और शूटिंग कर रहा था वाइंड अप का, और ये सारा दिन से बैठे हुए कि वो शॉट लेंगे एक कि दोनों निकल रहे हैं हॉल से ना, ये शॉट था उसका। अब वो कहने यार ये बंदा आ नहीं रहा, वो फोन पे फोन कर रहा है कि आपने शूटिंग कैंसिल नहीं करनी शूटिंग, और प्रोड्यूसर कह रहा है यार ये शॉट आज गया तो मेरा कल का 10,000 बच जाएगा। वो आया, आते ही बाथरूम में गया, फ्रेश हुआ, सूट पहना, वो शॉट दे चला गया। यहाँ कोई एक्टर करेगा इस तरह से? तो थका हुआ कल रख लो शूटिंग। यहाँ तो कितनी शूटिंग्स मैंने अभी कुछ यानी 90s के दौर में देखी है कि, और सुना भी है कि जी वो देर से आए तो इस वजह से वो लाइटिंग कम हो गई, उसके बाद वो शूट नहीं हुई। इसका मतलब है प्रोड्यूसर मर गया। तो प्रोड्यूसर मारा किसने? प्रोड्यूसर को, जो टीम का कप्तान है वो प्रोड्यूसर को मार रहा है ना। उस मैं बताओ जितनी 80 के बाद फिल्में बनी है, अब उनके रेशो निकालने कितनी चली है कितनी खराब हुई है, सारे डायरेक्टर को मिला के पूछ रहे हैं कि आपने कितनी बनाई, आपने कितनी बनाई, आपने कितनी बनाई। कोई कहानी पे चल गई, कोई म्यूजिक पे चल गई, ठीक है, कोई एक्टर पे चल गई, डायरेक्टर का उसमें क्या काम होगा? अच्छा, एक चीज और मैंने सुनी है कि इंडिया में जो प्रोड्यूसर है उसकी एक अपनी वर्थ होती है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की, कि आर्टिस्ट भी यानी उसकी मजाल नहीं है कि वो कुछ बात कर सके फालतू बात। यहाँ तो अब तो कैमरे पे खड़े हो जाते हैं आर्टिस्ट आके, तो वो क्या काम करेगा? तो वहां कुछ ऐसा है? वहां पे शूटिंग बताऊं, जानेमन थी या जानबाज की शूटिंग थी वहां पे, जावेद शेख साहब की बॉम्बे में। जानेमन थी आई थिंक, ठीक है। जावेद शेख साहब से मैंने 2 लाख रुपए लेना है, जो उन्होंने आज तक नहीं दिया। अच्छा। चेक दिया था मुझे पीसी होटल का, जो कैश ही नहीं हुआ, 50 चक्कर में लगा चुका। अच्छा। उसके बाद मैं चला गया, जब बम्बई गया ना जिसका काम कराने के जावेद रजा का, तो मुझे पता जानेमन की शूटिंग हो रही है, मैं स्टूडियो पहुंच गया। जावेद साहब मुझे देख के घबरा गए, वैन से निकले, ये कहाँ पे आ गया? मैं तो पैसे लेने के लिए आया हूँ। बॉम्बे पहुंच गया आप पैसे लेने? उन्हें क्या, तो जावेद रजा साहब तो जावेद शेख नहीं, जावेद रजा का नेगेटिव डेवलप करने के लिए गया था।
अच्छा अच्छा। जब पता लगा वहाँ लेबोरेटरी काम करवा रहा था ना, जी जी। जब लेबोरेटरी में पता लगा कि आज शूटिंग जाने मन की फला स्टूडियो में हो रही है, तो मैं वहाँ पहुंच गया। जब ठीक साहब को ठीक। पता लगा वो वैन से उतर रहे थे, वो देख के मुझे एकदम परेशान हुआ, ये पता ये कहाँ पे आ गया यार ये, तो मैं 2 लाख लेने आया हूँ। तो अच्छा उन्होंने आज तक 2 लाख रुपए दे दिया, बताओ इतने बड़े वो आदमी अच्छा। है। लेकिन नहीं, जावेद शेख साहब के बारे में वैसे ये सर है वो यही तो कह कि रहा वो हूँ, ज़कात कभी खराब कर रहे हैं आप। कभी किसी के सर हाँ पैसे नहीं, वो ज़कात खराब कर रहे हैं। रोकते नहीं है सर जावेद सही शेख। बात, उनसे पूछिए 2 लाख का चेक कैश करवाया आपने? मेरे मुंह पाके बात करें, वो ज़कात खराब आप कर रहे हैं, कर्जा किसी का तो उतारे, किसी का कर्जा दें। गरीबों की बड़ी हमदर्द, बहुत हमदर्दी करते हैं उनके ऊपर, सर वो सब कुछ ठीक है, पैसा खर्च वो करते सब कुछ हैं। ठीक है, मगर किसी का पैसा आपने कर्जा लिया हुआ या कर्जा देना या वादा किया हुआ है, वो अदा क्यों नहीं कर रहे आप? उतर नहीं आएंगे आप? ये पूछिए पीस होटल का आपने मुझे चेक दिया था 2 लाख रुपए का। ये मेरे लिए तो बहरहाल ये ब्रेकिंग न्यूज है। और देखो अच्छा सबसे बड़ा मुझे बम्बई जाऊंगा, पास जाऊंगा, मैंने आपको इशारा नहीं किया 2 लाख। वो शाम का मुझे टाइम दिया उन्होंने, फिर मेरा फोन नहीं चुका उन्होंने। वो दूसरे होटल में ठहरे थे, मैं दूसरे होटल में ठहरा होता हूँ। तो मसला क्या है, ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ होती है ना, ये इंसान को बदन कर देती है, फिर आदमी फिल्म बनाने का देखने का दिल नहीं करता आदमी का। तो कोई जो छोटे प्रोड्यूसर आए ना, वो ये सोच के आए कि हम एक्टर को देखेंगे, हमारे जो पैसे लेंगे वो वापस मिल जाएंगे। प्रॉफिट के लिए 80 बार प्रोड्यूसर नहीं आया कि मुझे प्रॉफिट मिलेगा, वो आया कि फिल्म बन जाए और मेरे पैसे आ जाएं। अच्छा, ये आप एक नई बात बता रहे हैं, यानी 80 से पहले जो प्रोड्यूसर थे वो प्रोफेशनल थे, फिल्म बनाने आते थे, कमाने। हाँ। और जो 80 के बाद आए वो खाली माजरत वो ठरक के लिए आए, ठरक के लिए बैठ गए, चाय पी, खाना खा लिया, एक्टर बैठ गए, बैठ गए। 80s के बाद जो प्रोड्यूसर्स आए वो ठरक के लिए आए और सिर्फ चाय पानी के लिए, हीरोइन के साथ बैठने के लिए। खा लें, वो कहते हमारा पैसा, ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। वो जो पैसा हमारा है वो पैसा निकला है जो हमने लगाया, तो वो पैसे उनके निकले नहीं बेचारों के। तो ये अच्छा, लेकिन एक चीज है, सारे के सारे तो 80s के बाद ऐसे नहीं होंगे, यानी 50% लोग। सारे की बात तो मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो प्रोड्यूसर 70 से पहले जो चल रहा था ना, वो ऐसे थे जो सारा उधार काम करते थे और पैसे सबको दे दिया करते थे। इसके बाद जो प्रोड्यूसर आया तो उसने कहा इसका मार उसका मार, वो उसमें सारे प्रोड्यूसर, मैं सबका नाम तो नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ इंडस्ट्री इस तरह खत्म होती गई। वो एक प्रोड्यूसर गया, दूसरा प्रोड्यूसर गया, अब देखें हैदर चौधरी साहब को चेक में ले लिया करता था, सही, और सारे चेक कैश होते थे उनके। हैदर चौधरी साहब A1 प्रोड्यूसर बता दें, मेरे बादशाह ये चेक दे रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। हालांकि मेरी कंपनी ने मुझे मना किया हुआ कि चेक अपने चेक नहीं लेना, मगर मैं ले लिया करता था कि ये प्रोड्यूसर अच्छे हैं, कहाँ जाएंगे भाग के। तो वो 80 से पहले के लोग थे, और मैं अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया करता था यार कि ये मुझे पैसे मिल जाएंगे ना। मैंने लारा सुधीर का नाम गिनाया आपको, लारा सुधीर मुझे पैसे दे के बहुत हुए, बब्बू बराल का नाम गिनाया, उन्हें पैसे दे के बहुत हुए। ये ऐसे लोग थे जिनके पास मेरी लिख पढ़नी थी, जबानी लेन देन था, इन्होंने मुझसे सामान लिया और मुझे उन्होंने पेमेंट करी। ये जो कोडेक में आपने जब काम किया तो कोडेक के रेफरेंस से कोडेक का जो मटेरियल गया वो कौन कौन सी फिल्म है? ये तो अभी मेरे ख्याल में 90s के बाद की बात है, 2020 के बाद से जितनी फिल्म बनी है कोडेक की, वो सब कोडेक पे बनी है। 2002 के 2002 से जितने उस वक्त मैं कोडेक में काम करता हूँ, सब पश्तो की टोटल फिल्में मेरे पास होती थी और सब कोडेक को बनाता। एक आपकी एज ए प्रोड्यूसर फिल्म भी थी मुनाफिक, वो पश्तो फिल्म। अच्छा, पश्तो कितनी फिल्में आपने प्रोड्यूस की हैं? सर फिल्में तो मैंने कोई 8-10 फिल्में मैंने प्रोड्यूस की हैं पश्तो की, मगर उसमें सब में मुझे नुकसान हुआ। ये मैंने तजर्बे के लिए की थी कि शायद में से पैसे कैसे नहीं आते। ये तो आप क्या करते थे? आप इस इंडस्ट्री के वाहिद आदमी है जो ये तहकीक करने बॉम्बे गए, ये तहकीक करने पश्तो फिल्में बनाई कि जी क्या फ्रॉड और ये सब कुछ कैसे होता है। पश्तो क्या होता था, पश्तो फिल्म में मुझे शाहिद खान की प्रोडक्शन है, इनके बाप ने जब मुझसे पहले मीटिंग की कि बेटा आपने 10 लाख रुपए फिल्म पे लगाना है, हम पैसे नहीं हमारे पास, बदर मेरी का दौर खत्म हो रहा है और शाहिद खान का दौर स्टार्ट हो रहा है, शाहरुख खान का दफ्तर है, बनाए फिल्म बनाते रहे, लड़का चलता है कि बनती की फिल्म बनाई है, निकल जा रही है। तो उसमें 10 लाख का तो वैसे लग गया, कुछ समय से पैसे आ गए, एक्टर डायरेक्टर घर के खुद के उनका क्या लगा होता, फिल्म बन रही है, फिल्म बन रही है, फिल्म बन रही है, फिल्म बन रही है, जा रही है, जा रही है, आ रही, जा रही, आ रही, जा रही, एंड पे आ गया उन्होंने मुझसे 22 फिल्में बनाई, 22 लाख रुपये नहीं दिया मुझे उन्होंने। अच्छा, यानी आपकी जो 10-12 फिल्मों के अलावा भी जो फिल्में, उनमें भी आपका पैसा लगा हुआ है। देखता ना कि फिल्म माँ तो सन्ना से जो पैसा शेयर आया ना, वो उन्होंने आपस में डिवाइड कर लिया, फिर नई पिक्चर शुरू कर दी। अच्छा, माजरत के साथ ये इतना नुकसान सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद कोई आपको हार्ट अटैक वगैरह कभी हुआ? अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने बड़ी सेहत दी हुई, तंदुरुस्त दी हुई है, रोटी 3 वक्त की 2 वक्त की तरह इंडस्ट्री में अब तक गया नहीं। ये तो इतने बड़े नुकसानात हैं कि जिसमें तो बंदा मर जाता है, दुनिया में नहीं रहता। तो सर ये तो मुझे एक दफा क्या नाम है, नरकी साहब के भाई हैं भट्टी साहब, खुर्रम भट्टी साहब, उन्होंने मुझे एक जुमला बोला था कि इतने चक्कर तुम्हें मेरे दफ्तर के लगा लिए हैं और मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, मेरी जगह पे तुम कोई और था तो अब तक गोली मार देता था। तो मैंने उसने मुझे पैसे नहीं दिए अब तक। ये खुर्रम भट्टी बात कर, अच्छा खुर्रम भट्टी साहब, इसने डायलॉग बोला था मेरे साथ कि मैं पैसे बहन से इसलिए नहीं मांग रहा, सारी जिंदगी मुझे ताना मारेगी वो,
कि तू तेरी डिलीवरी फिल्म की मैंने उठवाई है। नरगिस की कोई फिल्म थी वो? खुरम की पिक्चर थी। अच्छा, खुरम भट्टी। नरगिस अच्छा, तो खुरम भट्टी साहब प्रोड्यूसर भी रहे हैं। नरगिस तो बहुत अच्छी थी। नरगिस का भी कुछ सुनाऊं आपको। शाहिद साहब थे, जरार साहब जानते हैं, शाहिद मल्ला साहब एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने फिल्म बनाई थी। नरगिस बेगम उस वक्त दुबई में थी, उसकी डिलीवरी रुक गई थी। ठीक है, नरगिस बेगम ने उनसे फोन किया कि डिलीवरी पे कितने पैसे शार्ट हैं। उन्होंने कहा जी पैसे तो काफी शार्ट हैं, ये बेग साहब के 2 लाख रुपए हैं। उन्होंने कहा ये बेग साहब आप मुझ पर बात करते हैं। मैं आपको जानता भी था, मैंने बात कर लिया और प्रिंट दे दिए। जब वो दुबई से पाकिस्तान आई, उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें, मैं फिर शनिवार चले जाएं और वहाँ से जाकर अपने 2 लाख रुपए ले लें। फिर मुझे उन्होंने कहा तुमने मेरा एतबार कैसे किया? मैंने कहा मैंने आपका एतबार इसलिए किया कि तुम वहाँ बैठ के 4 बंदे सुन रहे थे कि तुम्हारी बात कोई मानता है कि नहीं मानता। यहाँ 100 बंदे बैठे होते, दफ्तर में 100 बंदे बैठे थे कि नरगिस की वहाँ से आवाज आ रही है, प्रिंट कौन देगा? जब प्रिंट लगता था तो मेरे पीछे तो क्या क्या लोगों ने पिस्तौलें उठाई हैं। नरगिस जी की तो हर बंदा तारीफ करता है, हर बंदा नरगिस की तारीफ करता है। वो देखो, अल्लाह ताला जब किसी को रिस्क देता है ना, तो उसमें बहुत सारे लोगों का हिस्सा होता है। आपको देता है, मुझको, सबको देता है, सबको उसमें हिस्सा होता है। अगर वो हिस्सा बांट दें आप सही है, अगर आप हिस्सा नहीं बांटेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको पड़ेगी। उसमें माँ का भी हिस्सा है, बहन भाई का हिस्सा है, यार दोस्त का भी हिस्सा है, लोगों का भी हिस्सा है। मैंने जितना कमाया इंडस्ट्री पे लगाया मेरे काफी पैसे। मैं भी जब मेरे पास लोगों चेक पड़े हुए हैं, अभी तक चेक दिखा दूं, लेटर दिखा दूं, इतने लेटर हैं, इतने चेक हैं जो कैश नहीं हुए, वो सब आपके पास प्रूफ के तौर पर मौजूद है। यानी अगर कल को कोई क्लेम करता है, जैसे आप ये बात कर रहे हैं, तो हम उसको बता सकते हैं हाँ जी ये है, यानी सारा। अब तो वो पुस्तक खत्म हो गया, फिर मैं कहाँ चलेंगे उनके? मेरा कुछ लेगा क्या लेगा? यानी ये बड़ी लंबी आपने ये जवाल की दास्तान सुनाई और ये फर्क बताया कि जी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री क्यों आगे है। किसी फिल्म मेकर साहब ये पूछ लें 80 के पास से जो मिडिल की सप्लाई कौन बंदा करता था, उसका नाम क्या था? मैं पैसे भी देता था हाथ से, मिडिल भी देता था हाथ से, और कोई एक्टर शूटिंग नहीं करता था, उसकी गारंटी देकर उसको एक्टर को पैसे भी देता था। जैसे कोई एक्टर आ गया शूटिंग नहीं कर रहा या डबिंग नहीं कर रहा, तो मैं कितना बिल लगी? 15,000 रुपए। आप मुझसे 15,000 इनकी डबिंग करें आप। अच्छा, एज ए तकसीमकार भी आपने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर तकसीमकारी की पिक्चर को लगाई तो वहां से अब सतीश साहब के दफ्तर से मैंने पश्चिम फिल्म लगाई है, उनके दफ्तर से कोई पश्चिम फिल्म नहीं लगी। ठीक है, मैं गया हूँ बंदर रोड पर, उनका ऑफिस था, उन्होंने कहा यार ऑफिस तो बंद पड़ा हुआ है, चलो उसको पिक्चर को लगाते हैं। वो पिक्चर मेरी पहली चली वहाँ पे, उन्होंने कहा तुमने बड़ा अच्छा मतलब तुम्हारा तो 1,90,000 का शेयर निकला है इसके ऊपर, तो बड़े अच्छे कामयाब बंदे हो। तो मैंने 10-12 फिल्म वहां से रिलीज करी। अच्छा, उसमें तो सुना यह है कि बहुत सारे जो कमीशन एजेंट हुआ करते थे बीच के लोग, वो तो आपको कहते थे कि यार आपको तो गोली मार देनी चाहिए कि हमारा कमीशन आप, क्योंकि आप बगैर कमीशन के काम करते थे। पिक्चर उसकी बिकवा दी, उसको फायदा हो गया, अल्लाह ने काम कर दिया, बात खत्म हो गई। एक आदमी पिक्चर लेके बैठा हुआ है, उसकी थोड़ा असूल रुक रहे हैं। असूल तो हमारा ये था कि जब को पता है 10-20 लाख का बंदा ये है, 50-60 फिल्म जिस वक्त बंदे की बंद नहीं हो, और सबको मैंने मेडल दिया हुआ, 5 लाख कितने पैसे होगा? बड़े 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 ये सब करोड़ों की आप बात बता रहे हैं। और सबसे जो बढ़कर बात जो मेरी समझ में आई वो ये कि 80s तक के जो लोग थे जिंदा, उनकी वजह से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री चली। 80s के बाद के जो 30% लोग थे वो बेहतर थे, 70% लोगों की वजह से तबाही हुई। तबाही वाली बात ये थी कि अब सबको पता है कि फिल्म बनती है 30 लाख रुपए की या 50 लाख रुपए की, वो बंदा 10 लाख रुपए का है, आपने उसको घेर लिया, शुरू कर लो, हो जाएगी, बिक जाएगी, या वो नहीं बिक रही, उसमें कोई एक्टर अच्छा नहीं है या उसमें कोई डायरेक्टर अच्छा नहीं है, वो तो 10 लाख लेके फंस गया। अब वो जगह जगह पैसे ला रहा है। इस इंडस्ट्री का ये हाल होना है जो ये मतीन बेग साहब बता रहे हैं, वो ये होना था। जिस तरह ये बता रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स ने बेगम की चूड़ियां बेच के, अपने घर बेच के और फिल्मों पे लगाया और फिर भी उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, तो बस ये सब कुछ बॉलीवुड में नहीं हो रहा है। और ये खुद देख के आए, तहकीक करके आए, चीजें ये आपको बता रहे हैं। और ये हम आप तक इसलिए बात पहुंचा रहे हैं कि लोग हमसे सवाल करते हैं कि जनाब अली पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री तबाही की तरफ क्यों गई है, तो इनकी जबानी आपने सुना। मेरे दफ्तर में जो पूरे साल में मटेरियल बेचता था ना, पूरे साल का जो मटेरियल, उनकी एक पिक्चर का प्रिंट निकलता था। जब मैं रात को गया हूँ लेबोरेटरी में, क्या मैं फिल्म स्टूडियो के अंदर, वहाँ बहुत बड़ा कंटेनर खड़ा था। मैंने किस लिए आया कि पिक्चर के प्रिंट निकले, 4,000 प्रिंट निकले थे उसके। अच्छा, ये आप बात कर रहे हैं इंडिया की? 4,000 के प्रिंट निकले उसके, उस पिक्चर के, सुने ठीक है। और पाकिस्तान में 12-13 से ज्यादा प्रिंट नहीं निकलते, तो साल की 60 फिल्में लगती हैं, टोटल करने कितने बनते हैं? तो ये सब चीजें मैं सीखता था कि यार कि मेरा जब नेगेटिव नया आया ना, पॉलिस्टर नेगेटिव नया आया, तो ये पहले आता था नॉर्मल मटेरियल, उसको हम ऑयल लगाते थे, ठीक है, वो चलता था, इसको ऑयल नहीं लगाते थे। अब ये नहीं बिक रहा था, इसके लिए मैं मुंबई चला गया। इसकी क्या प्रॉब्लम है, उसकी थ्योरी लेके आया, उसकी स्टिक लेके आया, लाके मैंने स्टूडियो में दी। उसकी भी अब कहानी बताऊं। रतन सन में एक पिक्चर लगी ऑयल के प्रोड्यूसर के ऊपर, उसने उस पर
आज लगा दिया, उसकी मशीन टूट गई, उसने हमें क्लेम कर दिया। हमने कहा डब्बे पे लिखा हुआ है कि आज के बगैर फिल्म चलाओ, दिखा दिया उसको, बात बन गई। मेरे मुझे साहब ने कहा आपने क्या किया? मैं सर डब्बे पे लगा हुआ, मैं बता गया उनको कि इसको अपने प्रोजेक्ट पे चढ़ाना है तो ऑयल नहीं लगाना। वो पॉलिस्टर मशीन फाड़ देता है वो। ये वहां चल रहा था इंडिया में, यहाँ नया नया आया था। और उनके यहाँ तो उनकी पिक्चर्स आज तक सेव हैं। उनके प्रिंट आप देखें, आप यूट्यूब पे सर्च करें, उनकी सर शीशा प्रिंट वाली फिल्में। नेगेटिव से वो मास्टर नेगेटिव बनाते हैं और उसका मास्टर नेगेटिव का प्रिंट निकलता है। न्यू भी रील प्रिंट होती है और न्यू भी रील प्रिंट होती है, डबल साइड, टन टन टन। हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं होता। हमारे जो हमारे इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर, ये स्टूडियो ऑनर हमारे सजाद गुल साहब का स्टूडियो था, बारी स्टूडियो, क्या होता था यहाँ? इन्होंने तो स्टूडियो बनावा का यहाँ काम करे नहीं, इन्होंने लैब वैब भी तो लगानी थी ना। अब जब प्रोड्यूसर बनाने के लिए आ गया, अब ये कहाँ का पैसे लगाए? स्टूडियो आपको कमरे किराए पे दे उधार, लेबोरेटरी दे उधार, हाल दे उधार, वो कहाँ का पैसा लगाएगा वो? लेकिन इंडिया में भी तो सारी चीजें वहां अवेलेबल होती थी स्टूडियोज में। स्टूडियो में ये चीजें नहीं है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे स्टूडियो देखेंगे, शाम को स्टूडियो बंद हो जाता है। सिटी स्टूडियो में इतने कमरे हैं, सुबह खुलता है शाम को बंद हो जाता है। वहाँ पे दफ्तर एक्टर के हैं। अच्छा। किसी प्रोड्यूसर का वहाँ वो दफ्तर नहीं है। अच्छा, वो यहाँ की तरह बैठ के शाम में सिगरेट पीने के लिए नहीं है? वहाँ पे हर एक्टर ने अपना दफ्तर वहाँ बनाया हुआ है। ओके ओके। प्रोड्यूसर का दफ्तर नहीं है, प्रोड्यूसर का दफ्तर स्टूडियो के बाहर है, यहाँ दफ्तर स्टूडियो के अंदर है। हाँ ठीक है। अब दफ्तर का किराया देगा, बिजली का बिल देगा, नौकर की तनख्वाह देगा। अच्छा, यहाँ तो हमारे यहाँ जो स्टाइल है स्टूडियोज का, हम जाते हैं, मैं तो अभी 2010 के बाद जाना शुरू किया, तो मैंने देखा 5 कमरे के बाहर कुर्सियां पड़ी हुई हैं और वहां बैठे हुए हैं, एक चाय का सेट आया हुआ है, बस वो बैठ के फिल्मों की बातें हो रही हैं, 4-6 सिगरेटें चल रही हैं। इस तरह का माहौल इंडिया में है? टाइम ही नहीं है, सिगरेट पीने का टाइम नहीं उनका। वहां पे सिगरेट लिखे लेगा, बाहर जाकर सिगरेट पी लें आप। ओहो। हकीकत फिल्म की डबिंग हो रही थी, ये सैफ अली खान डबिंग कर रहा था। मैंने कहा ये बार बार बाहर के जाते हैं, सिगरेट पीने जाते हैं, अलाउ नहीं है सिगरेट पीने के लिए वहाँ पे। क्या बात। जैसे रात का कमरा है ना, अब बाहर जाकर सिगरेट पी के जाओ, बाकी लिखा हो सिगरेट यहाँ पिए, खाना पीना बाहर करें, फिर अंदर आए बैठ के। उसने बात वही आ गई पढ़े लिखे वाली। फिर अब की बात कर, हाँ। जब उसकी जब वो एडिटिंग चल रही थी ना, तो उसने सलमान खान से बोली कि बंदा कौन है ये? इसने सारा रस साइलेंट देखा है, उसने सारा रस। तो मुझे शौक ये था कि उसमें क्या, उसमें सैफ अली खान ने कहा कि यार मेरे इतने शॉर्ट थे, फिल्म में लगे क्यों नहीं? उसने कहा जी आपने डेट नहीं दी थी, अब तो शूटिंग चल गए छोड़ के, आप तो सारा अक्षर सारे काम किए। उसने कहा शूटिंग रखो, खर्चा मैं करूंगा, ये दोबारा शॉट लो। वो एक्टर देख के अपने हिसाब से लगाते हैं, मेरा काम इसमें कितना कितना नहीं है। देखो बहुत सारे एक्टर भी आपके इंटरव्यू सुनना, वो फिल्में छोड़ के पछता रहे हैं हमने फिल्म क्यों छोड़ी, उनको नहीं लगी क्यों छोड़ देते हैं। यहाँ कोई एक्टर ने डायरेक्टर ने फिल्म छोड़ी जाता है, मुझे बताते हैं कोई, आप चाहे फिल्म बनाने कल शुरू कर दें, ओपनिंग रख लो भाई, ओपनिंग को कोई पैसे की बात हो रही, बजट होता है फिल्म का, मटेरियल कितने का आएगा, एक्टर कितने के होंगे, बनेगी कितने की। अब ये मुनाफी फिल्म जी थी ना मेरी, ये हमारे सलीम मुराद साहब राइटर थे जी जी। इन्होंने पिक्चर शुरू करी, पिशावर बेच दी इन्होंने, बस बेसिकली पिक्चर पिशावर की थी, इसलिए मतीन बेग को घेर लो। अच्छा, सलीम मुराद इसके सिर्फ राइटर थे, डायरेक्टर नहीं थे। इन्होंने कहा मैंने फिल्म वहां पे भेज दी आपके नाम पे, 38 लाख रुपए की फिल्म बनेगी, ठीक है, और 40 लाख की मैंने भेज दी है। मैंने कहा मुझे 38 लाख देना, 2 लाख आप रखना, इसके बंदे गवाए मेरे पास, इनायतुल्लाह खान साहब गवाए इसके। वो क्या कैसा बंदा है? तो मेरा 2 लाख आप रखें, मुझे 38 देना। वो बनाई 48 लाख की फिल्म उन्होंने, और मुझे 48 लाख घर से देना पड़ा। आज तक वो दर्शन नहीं कर सके फिल्म की दोबारा फिर वो। अच्छा मतीन बेग साहब, आखिरी सवाल ये कि अब ये जो फीते वाला ये काम होता था, या ये कोडेक का और ये फ्यूजी वाला, ये अब खत्म हो गया? बिल्कुल टोटल खत्म। यानी अब इस पे फिल्में नहीं बनती? लेबोरेटरी पाकिस्तान में कोई है ही नहीं, कराची की लेबोरेटरी बंद, लाहौर की लेबोरेटरी बंद, स्टूडियो बंद, मटेरियल बंद, अब कई काम कैसे होगा? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ ये सब कुछ बंद जो कराया है, शायद अल्लाह ताला ने आपके लिए बंद कराया। उसकी वजह क्या है? अगर ये चलता रहता है मटेरियल वाला काम, आपसे हम हो सकता है पंजाब कार्डियोलॉजी में जाके मैं इंटरव्यू करता, अगर ये काम चलता रहता। शायद यही जो सूरत-ए-हाल आप बता रहे हैं वो यही कि मैं आपका हॉस्पिटल में इंटरव्यू करता। ये देखें कि उसमें ये कि लोगों ने एक पिक्चर बनी थी, उसने अजान हो रही थी रात के टाइम, बैठा वो क्या नाम है उसका, ईशा की अजान पे, ईशा की अजान से और फजर की अजान हो गई। वो कह रहा है बंदे से बंदूक लिया, बंदे को मती मार दो, फलाना कर दो, मेरी पिक्चर नहीं लगने तेरा। उसका क्या नाम है, बिजली वाले है वो डायरेक्टर, उसका क्या नाम है भूल गया, उसका काला था। वो पुलिस को लेके आ गए, बंदे आके मार, 4 बंदे आ गए, जी ऐसी देंगे पैसे, ऐसी देंगे पैसे। मैंने कहा अजान हो रही है, मैंने लिख पढ़ भी करके देख लिया, इस्लाम भी लिख पढ़ करके देख लिया, कुरान को भी पढ़ के देख लिया, इसको भी पढ़ लिया। अब तुम अजान पे मुझे गवाही दे रहे हो कि अजान पे मुझे तुम पैसे दोगे? तुम कहता जी मैं आपको पिक्चर के 3वें शो पे आपको पैसे भी दे दूंगा। इसमें एक इकबाल भट्टी है,
हलवा पूरी वाला, उसने दी गारंटी 80,000 रुपए की कि 80,000 आप मेरे को ले रहे हैं। पिक्चर को मैंने प्रिंट दे दिए, जब प्रिंट के बाहर निकला तो कहना ये ले लो पैसे। वो पिक्चर पहले शो में 3 रीलों पर उतर गई, वो 3 रीलें चली उसकी, इसलिए कि वो पागल ने रीडिंग क्या की, अपनी बीवी को हिरौन लिया, उसको पहली रील पे दिखा दिया। उसका तो 60-65 गया, क्या मेरा 2.5 लाख रुपए गया। अल्लाह ताला की तरफ से ये सारा कुछ हुआ ना। यानी आप बता रहे हैं कि कुरान पे हाथ रख के, खुदा की कसम खा के, और ये कहते थे कि जी फिल्में देंगे पैसा हम देंगे, और नहीं देते थे, तो जाहिर है तबाही होनी थी। मैं तो मुसलमान में यकीन करता था, लोग कहते हैं तो ये बंदा पैसा आपको नहीं देगा, मैं कहा ये नहीं देगा तो मेरा क्या ले जाएगा, वो कब्र में चला गया। मुझे बिल्कुल शॉर्ट करके एक सवाल याद आ गया कि ये जो ठेके वाला काम था, ठेके पे फिल्में, ये कब से बननी शुरू? ये ठेके पे फिल्म बने की, उन्होंने कहा जी कि जैसे कुछ एक्टर उनके कब्जे में, उनको कमती पड़ती पैसे दे दिए, एडिटर को कमती पड़ती थी, उसको अपने एक बजट बना लिया, मगर वो भी फिल्म महंगी बनती थी। ठेके पे पिक्चर पूरी किसी को दी नहीं आज तक। ये कौन ठेका कौन लेता था? क्या था ये ठेका, है क्या? एक पिक्चर थी आज और अभी, नहीं मुझे क्या नाम है, विनर मुझे पिक्चर बनाई थी, नजरुल साहब के डायरेक्टर थे, नजरुल साहब उसके डायरेक्टर थे, उसका नाम पता नहीं आज और अभी नाम था, ये अपने सारी शूटिंग की सवाल की, उसका मैं प्रोड्यूसर मैनेजर था उसका। वो उन्होंने उसको कहा कि ये फिल्म बनेगी 18 लाख रुपए की, ठीक है, और 22 लाख रुपए मैंने आउटडोर में खर्च किया। 22 लाख मेरे हाथों से आउटडोर में खर्च हुआ है। यानी वो पूरी फिल्म का वो जिसका मैंने 18 और वो 22 की, जिसके मेरे पास बंदर थे, घोड़े थे, और रीछ था, वैगने थी, एक बस थी, एक नहीं अभी नहीं का तो नहीं कह नहीं, रहा, अभी नहीं, नहीं अभी नहीं, हाँ, क्योंकि आज और अभी आपने कहा ना, तो वो नजरुल इस्लाम की तो फिल्म नहीं अभी नहीं। वो जब आउटडोर क्या करने के लिए, तो नजरुल साहब ने मुझे एक बात बोली, यार ये बतिया साहब जो है ना, या तो ये बहुत भोले आदमी है, या बहुत शाहपर आदमी है, यार ये बात जो करता ना, ये मेरी समझ से बात है। मैं ये करता था कि 18 की फिल्म यहाँ एंड हो रही थी, तो यहाँ 22 लग गया, भाई फिल्म एंड नहीं हो रही, फिर शूटिंग लाहौर आगे करी, वो पुरसर बेचारा फौत हो गया, उसी में तबाह हो गया फिर पुरसर। वो नहीं अभी नहीं वो क्या नाम उसका, खुर्शीद, मतलब खुर्शीद साहब नाम था उसका। अच्छा, उसका डायरेक्टर वो था, प्रोड्यूसर, लेकिन वो फिल्म बड़ी खूबसूरत थी। वो तो फिल्म कहाँ चली फिल्म पर? वो ये जिस फिल्म की आप बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में शायद पलकों की छांव में थी। पलकों की छांव में, पलकों की छांव में ये था कि इसमें उन्होंने कहा 7 लड़कियां और 7 लड़के चाहिए। अच्छा, नई कास्ट थी इसमें, फैसिल था उसमें, अयाज था उसमें, बाबरा शरीफ थी, बाबरा जी भी थी, ठीक है। अब इसकी शूटिंग सारा यूनिट लेके चले गए हम कलाम, आउटडोर जाके होटल ले लिए, 3-4 होटल बुक कर लिए, 1.5 सौ बनता था। रात को मैं 8 बजे से सुबह का नाश्ता तैयार कराता था, और दिन के 3 बजे से रात का खाना तैयार होता था। और खाने में मीठा भी होना चाहिए, चावल भी होना चाहिए, रोटी भी चाहिए, 2 सालन भी होना चाहिए। 200-250 लोगों के लिए? हाँ, ये 250 लोगों के लिए। वो खाम पकड़ा, लोग खा रहे थे, चल रहा है सिस्टम, चल रहा है। वहाँ जाके क्या, मकबूल लड़कियाँ चेक कराओ, लड़कियाँ आ गई। मीना सदफ को मैं लेके गया, तो उन्होंने कहा ये तो इसको ले जाओ। मैंने मकबूल का बस तैयार खड़ी हुई है, एक लड़की कम है, वहाँ जाकर फटा पड़ेगा, तो भाई किसको लेके जाएं, बिठाओ उसको बस में। उसके बाप ने कहा उसको ले जाओ, मैं पीछे कपड़े लेके आ जाऊँ उसके। हमने बिठा लिया उसको, चले गए वहाँ पे। इसको तो मैंने रिजेक्ट करा था। हमने दादा जिस काम के लिए बुलाया, आपने कहा जंप, जो लड़की ने जंप करना है, रस्सी को उछलना है, उसको करतब देख लें आप। उसने ऐसा करतब किया कि दादा ने भी पागल हो गया, वो यार ये तो कमाल की लड़की है। अच्छा। उसने ऐसे शॉट दिए वाइंड अप के कि रस्सी से गिराया उसको, पड़ा पहाड़ों पे लटक गई है, फिर रस्सी चढ़ रही है ऊपर, फिर कैमरा कट, फिर नीचे गिरी, फिर चढ़ रही। उसने ये काम किया उसने। फिर रात को हमारे वहाँ के खान साहब हैं, बादशाह वहाँ के, उन्होंने हमारी दावत कर दी, अभी उनको ले गए, डायरेक्टर, हीरो हीरोइन का सब चले गए खाना खाने के लिए। जब खाना टेबल पे लगा तो कहते इसमें हरी मिर्च नहीं है, हरी मिर्च नहीं है। अब वो कह रहे हैं यार इतना खाना रखा हुआ है, हरी मिर्च दिया। वो ढूंढ रहे, भाग रहे, ढूंढ रहे। मैंने कहा टेंशन मत लो, तुम्हारा होटल है ना, वहाँ मिर्च वगैरह वहाँ से ले आओ। रात के 2 बजे 1:30 बजे वो वहाँ से मिर्च लेके आए, मिर्च खाई। मैंने कहा दादा ये रात को अपने हरी मिर्च क्यों मंगाई? कहना बेटे बाहर का खाना खाओ तो हरी मिर्च खा लिया करो, उससे फूड पॉइजन नहीं होगा। वहां जाके भी बहरहाल वो अच्छा, पलकों की छांव में तो फ्लॉप फिल्म थी। फ्लॉप। उसमें वाइंड अप क्या उसका वो लिया उन्होंने, अनवर खान को लिया विलन। उसके कारण वो विलन क्यों नहीं बन सका? वो विलन से नहीं बन सका कि विलन के शॉट में थी, वो पागल हो गया। वो पहाड़ी में बैठा हुआ नहीं, मुझे कह रहा बत्ती से ऊपर चाय लेके आओ। अबे मैं कहा चाय नीचे आके पी ले तू। अच्छा, मैंने कहा तू एक्टर नहीं बन सकेगा तू। यानी ये अनवर खान साहब जो ये फाइटर है, पहाड़ी पे शॉट देंगा भाई, तुमने चाय पीनी है तो जब नीचे चढ़ो चाय पी के चले जाओ तुम। वो कह रहे हैं कि पहाड़ी पे चाय लेके आओ, वहां लेके आओ। बाबरा शरीफ ने बड़ा अच्छा किरदार किया। मैं वहां पे बीमार हो गया, वहां पे मैं अब जंगल में बैठा हूँ, क्या खाऊं। वो बेचारी मुझे सूप जब पकाती थी, मुझे फुला के पिलाती थी, ये यखनी सूप पियो, तुम्हें सर्दी गर्मी लगी तुम ये खाओ।
वो इतना ख्याल करती है। देखिए अच्छे उससे- इंसान की इसका मतलब है हाँ, हर बंदा हाँ, तारीफ, उसने- राई साहब की आपने हाँ, तो तारीफ देखो, की, आपने बाबरा शरीफ की तारीफ बाबरा कर शरीफ रहे मुझे हैं। फिर पता क्या कहा कि मदीन तुम दोपहर का खाना मत पकाया करो। अब क्या करता है, मैं सुबह स्टाफ को छोड़ के आता हूँ और फिर वापस घर लेके तो दोपहर का खाना लेके जा रहा हूँ। उसने कहा तुम दोपहर का खाना बंद कर लो, बाबरा शरीफ ने कहा। हमने क्या, सुबह नाश्ता जितना खाना पेट भर के खाओ, जितने पराठे खाने अंडे खाने खाओ, अब रात को खाना मिलेगा। दिन में शूटिंग इतनी इतनी दूर जाना है, 15 20 25 किलोमीटर, 3 गाड़ियां पहाड़ों पे चढ़ना है। अच्छा वहां शूटिंग कर रहे हैं, 15 से शूटिंग ही नहीं हो रही। लोगों ने कहा भाई तुम जब आते हो तो धूप चली जाती है, सुबह 7 बजे इधर से सूरज निकलता है, इधर चला जाता है, तब वहां शूटिंग की। और फिर एक और शॉट बताऊं आपको, एक वाइंड अप का शॉट उन्होंने गलत ले लिया नथुर साहब ने, है तो डायरेक्टर बड़े टॉप के, वो खून वाला शॉट पहले ले लिया उन्होंने। अच्छा, खून वाला फाइट हो रही है, खून, अब वो चढ़ के जो आ रहा है वो शर्ट चाहिए उनको। मैं सवाद में ढूंढता बनाऊं कि शर्ट बनानी है भाई, वैसे ही कपड़े की शर्ट बनानी है। अरे भाई मुझे किस काम में डालती, मैं बीमार पड़ गया, गाड़ी लेके कभी सवाद भाग रहा हूँ कि भाई उस शर्ट तुमने, मैंने कहा गलती आपकी है अपने वर्क, मैंने मकबूल का पहला शर्ट वो क्यों नहीं लिया आपने, जब चढ़ के वो आ रहा है वो शर्ट ले लो, फिर बाद में फाइट कर लो अपने, फाइट फूट करा ली। अब कहना वो शर्ट लाजमी है। फिर जुम्मे को एक दुकान खुलवा के मैंने वो कपड़ा दिखाया कि यार इसको सी के वो शर्ट दी। तो बाबर बल्ला साहब कैमरा था, उनके हाथ में थे जोड़े सारे, इसको किस तरह मैनेज कर लें। फिर उन्होंने झाड़ियाँ लगा के उसको मैनेज किया। अच्छा इंडिया में ये फूड, ये इतना, ये सुबह दोपहर रात ये खाते हैं वहां पर वहाँ शूटिंग खाते हैं, वहाँ पे टिफिन कैरियर बन जाता है, एक टिफिन कैरियर होता है, एक साउंड वाले को दे दिया, एक कैमरा वाले को दे दिया, एक स्टाफ को दे दिया। उसमें अच्छा ये तरीकेकार होता है सबके उनके। टिफिन दे दिया उन्होंने, उसमें दाल है, चावल है, सालन है, रोटी है, वो सब कुछ फारिग। यहाँ तो ये सूरत हाल है कि जी वो मीरा कहती है कि जी KFC भी चाहिए, नहीं, सबवे भी वहाँ मैं चाहिए, जितनी शूटिंग की, वो वहाँ दूसरे जो खाना हीरो पकता साहब है ये वो कहते खाना हैं। पकता है, ट्यूब लगता है, एक्टर वगैरह खाते हैं, बाकी जो स्टाफ उनको टिफिन भिजाता है। टिफिन दे दिया उन्होंने, उसमें 6 होते हैं, 6 बॉक्स होते हैं उसमें, उसमें दाल भी है, चावल भी है, सब्जी भी है, रोटी भी दे दिया, खाओ बैठ के। कोई मैंने किलकिट पिटपिट बानी देखी कि शूटिंग पे कोई बदतमीजी करा या ऊंचा कोई बोला। सलमान खान मुझसे एक चीज पूछी, मैंने कहा मुझसे क्या पूछी कि तुमने लाहौर की शूटिंग देखी है काफी, यहाँ तुमने शूटिंग सारा दिन तुम देखते रहते हो, तो फर्क बताओ क्या है। फर्क बताओ। अब मैं सोचता रहा, मैंने क्या, मैं मैडम जी मैंने ये देखा यहाँ कोई चीखा ही नहीं, कोई ना डायरेक्टर चीख रहा फलाने डांग लिया फलाना लिया, सबको आहिस्ता प्यार से कर रहे हैं। जब शेड्यूल में लिखा हुआ काफी प्यारा है। अरे चीखने पे मैं आपसे हाँ। पूछूं, मैंने भी 1-2 फिल्मों में यहाँ देखा है कि चीख रहे होते हैं। हाँ। तो ये जो पुराने डायरेक्टर थे, हसन तारिक साहब हो गए, ये वो, ये भी लिखा हुआ- ऐसी नहीं, चीखते थे। लिखा हुआ होता था। अच्छा यानी ये चिल्लाते नहीं थे। ये इस पे लिखा हुआ होता था कि इसके बाद डांगा आएगा, तो वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर था वो लिखता था कि इस शॉट में ये शॉट आएगा, इस पर डांग चलेगा, इस पर दुपट्टा चलेगा, वो अरेंज करते थे वो। अब नूर साहब का भी किस्सा सुनाऊंगा आपको मैं। सैयद नूर साहब गए बाहरों की मंजिल की शूटिंग करने हमारे साथ मरी, ये उसका असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जॉर्ज फैज साहब चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे। एस सुलेमान साहब की एस फिल्म सुलेमान थी। साहब की। संगीता भी हाँ, थी संगीता उसमें। थी। उसमें कुछ नेगेटिव हो गया खराब, उसमें कुछ नेगेटिव हो गया लैब का खराब, तो उन्होंने कहा यार कि अब ये दोबारा आके शॉट ले लो। उस पहले वाले नेगेटिव में जो शूटिंग चल रही है उसमें हमने एक बंदूक इस्तेमाल की हुई है। अब दोबारा बंदूक लेके चले गए, बंदूक थी असरे वाली, शूटिंग हो गई, बंदूक ले ली, बंदूक रखी गाड़ी में, ओरिजिनल थी वो। ओरिजिनल। नूर साहब रास्ते में उतर गया, बंदूक वाला गाड़ी वाला बंदूक ले गया। अब पुलिस ने मुझे बुलाया, बेग साहब बंदूक थी, मैंने कहा सैयद नूर साहब को दी थी बंदूक। कह रहे बंदूक तो लेके नहीं गए। मैं कहा मैंने आपको बंदूक दी है, शॉर्ट ली बंदूक, क्या फिल्म चला के देख लें आप। कह रहे बंदूक ले गया, और रास्ते में उतर जाते थे ये, जब शूटिंग जाते थे थक जाते थे ये, रास्ते में उतर जाते थे सैयद नूर साहब। लो जी, फिर मैंने पुलिस को बताया, पुलिस वालों ने उस वैगन वाले को बुलाया कि दोबारा गाड़ी चाहिए मुझे। वो आया तो उसको किडनैप कर लिया, बंदूक लेके जब तू जाएगा, बंदूक बरामद करी उसे। नाजरीन आपने ये देखा और सुना कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहरानी दौर 80s के बाद आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ और किस तरह से आज बर्बादी के करीब क्या बल्कि तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं हम। और ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये मतीन बेग साहब क्योंकि ये विक्टिम हैं और इनको पता है, इनके हाथों से चीज़ें गई, इनके हाथों से जो तबाही इन्होंने देखी अपनी आंखों से और इन्होंने तहकीक की, वो सारा कुछ आपको बताया। इंशाल्लाह अगली किस्त में हम इनसे मजीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत- सर, बहुत- बहुत- थैंक यू सर।